गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम, विश्राम मतलब आराम। और इसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। ठीक है, इनका परिचय अगर हम देखते हैं तो इनका जन्म 1935 लाहौर अविभाजित भारत, मतलब पहले जो था वो 1935 में ये जो पार्ट था ये भारत में इंक्लूड था, लेकिन अभी नहीं है। अभी कहाँ पर है? लाहौर, पाकिस्तान में। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल, सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। मतलब ये एक अच्छे लेखक भी है, उसके साथ साथ कवि भी है, और इनकी जो लिखने की भाषा है वो बहुत ही अच्छी, मतलब एकदम शैलीदार इनकी लेखन की विशेषताएं होती हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे स्वतंत्रता पूर्व, चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जीवन चरित्र आदि। तो ये इनकी बहुत कुछ गद्य प्रमुख कृतियाँ हैं, मतलब इनके लेखन के विशेष हैं। ठीक है, चलो तो अभी हम देखते हैं हमारा पाठ पूर्ण विश्राम। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई डॉक्टर है और डॉक्टर जैसे ऊपर शर्ट करके है ना, बाह पर काला कपड़ा लपेटा, मतलब जो आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि जो कुछ ऐसा डॉक्टर एक काला कपड़ा सा बीपी वगैरह चेक करते, देखा है कि नहीं? तो वो बाहर का शर्ट ऊपर करके उस बाह पर वो काला जो कपड़ा था वो लपेटा और कुछ रबड़ की थैली से उसको फूंक रहे थे और नाड़ी की गति हाथ पकड़कर देख रहे थे। तो मतलब कोई डॉक्टर है और डॉक्टर कुछ पेशेंट को चेक कर रहे थे। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आई। मतलब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, सिर्फ आपको थोड़े से आराम की ज़रूरत है। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। मतलब विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, मतलब अगर आप आराम करोगे, विश्राम करोगे, कुछ दिन छुट्टियाँ लेकर, तो आपकी तबीयत अच्छे से ठीक हो जाएगी। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए, मतलब जो आप आराम कर रहे हो वो बराबर फुल आराम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में बैठो और काम शुरू करो। तो इस तरीके से जो भी आप आराम करोगे वो पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। तो इस बात से क्या हुआ कि पत्नी को बड़ा सुख पहुंचा, मतलब उनको बड़ी खुशी हुई कि चलो सच में अभी ये घर में रहने वाले हैं, विश्राम करने वाले हैं, तो हमें भी कहीं तो भी बाहर जाने को मिलेगा। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। तो फिर जैसे ही वो घर गए, मतलब घर जाने के बाद श्रीमती जी से वो कहते हैं कि आप जुहू की तैयारी करो, हम तो ऐसे हालत में बड़ी खुशी हुई उनकी पत्नी, क्योंकि अभी उनको बाहर जाने को मिल रहा था। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तो मतलब अभी जुहू जाने का प्रोग्राम फिक्स हुआ, तो एक दिन पहले ही जाने का उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि एक दिन बाद क्या थी, पूर्णिमा थी। और पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में जुहू का जो भी है मनमोहक, जो भी निसर्ग रम्य है, वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने ऐसे ही इस तरीके से तैयारी शुरू कर दी कि अपने को क्या लेके जाना है क्या नहीं। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। तो अभी वो 2 बजे का उन्होंने अलार्म लगा दिया, 2 बज गए, वो पहले से उठे और फिर कुछ नोट करने लगी, मतलब कुछ बातें वो लिखने लगी कि क्या ज़रूरी है, क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, इस तरीके से। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी।
मतलब श्रीमती जी ने जो नोट लिखा था, मतलब उन्होंने सूची बनाई थी कि क्या क्या हमें चाहिए, तो वो सारी सूची उन्होंने लेकर के हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। तो गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, जो गैरेज था उनके घर में, वहाँ पे गई तो वहाँ पर पिचकारी हवा भरने की, जो ट्यूबवेल था, रबर सॉल्यूशन थे, एक इंजन ऑयल था, वो सभी चीज़ें वहाँ पे लिखी थी, वो भी उन्होंने डाल दी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धोने से मिस्त्री लाया। अभी दिन भर वही काम करते रहे कि ये लाओ वो लाओ, ये भरो वो भरो, तो दिन भर वही दौड़ धूप रही थी। और उन्होंने एक मिस्त्री को भी बुला के लाया था। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मतलब जो मिस्त्री आया था वो किस लिए आया था कि जो दरवाजे की चटकनियाँ हैं वो नहीं लग रही थी खिड़कियों की, तो वो सुधारने के लिए आया था। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। और जो मोटर के लिए जो भी सामान उन्होंने बताया था, वो सामान लाते लाते उनकी मतलब दिन भर चला गया वहीं पे। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। और फिर दिन भर दौड़ धूप करके ये सामान लाओ वो सामान लाओ, ये सब करके अभी रात में वो सोने गए, ताकि हमें सुबह कल उठ के कहाँ जाना है, जुहू जाना है। तो श्रीमती आश्वासन देती है कि कल हम जुहू पर जाएंगे तो कल पूरी थकान मिट जाएगी। श्रीमती जी ने अपने करकमलों से घड़ी की कुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। तो श्रीमती जी सोने से पहले उन्होंने क्या किया कि घड़ी का अलार्म लगाया और एक काम वो खुद करने के लिए चली गई कि जो भी सामान उन्होंने मोटर के लिए मंगवाया था वो बराबर आया है कि नहीं आया है, ये सब देखने के लिए वो वहाँ चली गई कि बराबर सामान लाए कि नहीं लाए। और फिर तसल्ली करके वो भी सोने के लिए चली गई। और सुबह 5 बजे का उन्होंने अलार्म लगा दिया था, तो वो अलार्म सुबह बज गया। रोशनी होते ना होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। तो सुबह के 5 बजे वो उठे और जो जुहू की तैयारी थी वो चरम सीमा मतलब जोरदार से शुरू हो गई। और जो खाना बनाने का जो स्टोव था, मिट्टी तेल डाल के स्टोव पर जलाते हैं ना, तो वो स्टोव भी आज उनको धोखा दे रहा था, बार बार बुझ रहा था। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौकनी करने में चला गया। आप जानते हो कि मिट्टी तेल का जो स्टोव होता है उसमें हवा भरना पड़ता है तब वो अच्छे से जलता है। तो आधा घंटा उसी में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त वो तैयारी में जुट गए। अभी हम रोज उठते हैं, ब्रश करते हैं और फिर उसके बाद क्या पीते हैं, चाय। तो उन्होंने क्या कर दिया कि स्टोव ही नहीं जल रहा था, तो उन्होंने जो चाय का प्रोग्राम था वो उन्होंने बंद कर दिया। मतलब चाय उन्होंने अभी नहीं पी, वो स्थगित कर दिया। और उसके बाद वो अपनी सारी तैयारी में जुट गई। कौन सी तैयारी? जुहू पर जाने की। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी। मतलब एक यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था जिसने पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी ना, तो वो नेपोलियन जब समुद्र मार्ग से इधर उधर पृथ्वी की शोध करने गया तो उसने भी इस तरीके से तैयारी नहीं की होगी जिस तरीके से ये लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसी महत् योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई भी काम हम दोनों मिलकर ही करते हैं। सहयोग भावना मतलब मदद की भावना, वो मुझे मेरे कामों में मदद करती है, मैं उसके कामों में मदद करता हूँ और दोनों हम एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग भावना मतलब मदद करना, ये हमारे आपसी स्वभाव है कि हम एक दूसरे को मदद करते हैं। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है।
जीवन का ये मूल मंत्र मुझे भुलाना था। तो सहयोग मतलब मदद करना, आपस में मिलजुल कर काम करना। तो मन, वचन, कर्म, इन तीनों से क्या होता है, सहयोग का मूल मंत्र बनता है। तो ये जीवन का मूल मंत्र मैं हमेशा अपने ध्यान में रखता हूँ। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। अब जो श्रीमती जी है वो मुझे मेरे कामों की याद दिलाती रही कि आपने ये किया क्या, वो किया क्या, ये पकड़ा क्या, वो पकड़ा क्या, और उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। और उनका शुक्रिया अदा करने से पहले मैं उनकी चिंता मतलब उसकी जो चिंता थी उसमें मदद कर रहा था। मैंने याद दिलाया पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। फिर मैंने भी उसको याद दिलाया कि जो पुड़िया रखी है, पूरी मतलब पूरी, खाने की पूरी, उसमें क्या कर लेना, उसके साथ साथ मिर्ची की चटनी भी जरूर, मिर्ची का अचार भी रख लेना पूड़ियों के साथ खाने के लिए। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। अभी देखो, श्रीमती जी श्रीमान जी को याद दिला रही है और श्रीमान जी श्रीमती जी को याद दिला रहे कि तुमने ये पकड़ा क्या, वो बोलते हैं तुमने ये पकड़ा क्या। तो श्रीमती जी यहाँ पर क्या बोलती है कि अचार तो मैं रख लूँगी पर तुम समाचार पत्र रखना मत भूल जाना, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है तो रास्ते में पढ़ लूँगी। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे, जो ऊपर बड़ी दर्द सर्द हवा चलती है। तो इधर श्रीमान जी भी उसको याद दिला रहे हैं कि मैं तो समाचार पत्र रख लूँगा, लेकिन तुम गुलबंद रखना मत भूल जाना जो हमने कश्मीर से लाए थे, क्योंकि जुहू पर क्या होती है, बड़ी हवा चलती है। अभी श्रीमती जी क्या कहती है, गुलबंद तो रख लूँगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। श्रीमती जी और याद दिला रही कि मैं तो ये रख लूँगी लेकिन तुम गुलबंद, जो बेदिंग सूट होता है जो स्विमिंग करते हुए पहनते हैं ना, तो वो बेदिंग सूट रखना मत भूल जाना, नहीं तो हम समुद्र में नहा नहीं सकेंगे। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा, वह तो रख लूँगी लेकिन कुछ नोट, पेपर, लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। अभी देखो, ये एक दूसरे को याद दिला रहे कि तुमने ये पकड़ा क्या, तुमने वो पकड़ा क्या, श्रीमान जी श्रीमती जी को और श्रीमती श्रीमान जी को। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और इस जो भी पार्ट हमारा आज हुआ है उस पार्ट पर आप के वर्कबुक पे जितना भी पोर्शन आता है उतना पोर्शन आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।